एग्जाम हिंदी ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोगों ने 1 से लेकर 10 चैप्टर तक ख़त्म कर दिया है। अभी हम लोग आए हैं 11 टू 16 चैप्टर, यानी कि यह जो है ये एनसीईआरटी 6 साइंस का जो कोर्स है वो ख़त्म हो रहा है इसमें। तो 11 चैप्टर में क्या है, प्रकाश, छायाएँ एवं परावर्तन। अब हम लोग देखते हैं क्या इसमें है। हम अपने चारों ओर के अनेक तरह के रंग-बिरंगी वस्तुओं को देखते हैं, जैसे कि कार, बस, साइकिल, वृक्ष, जंतु, बहुत सारे फूल भी देखते हैं। तो आप सोचिए कि इन वस्तुओं को हम लोग कैसे देखते हैं? रात के समय जब पूर्ण अंधकार हो तब उस स्थान पर विचार कीजिए कि आप क्या देखेंगे? कोई कमरे में कोई वस्तु है तो आप देख पाएँगे? तो आपका जवाब होगा नहीं देख पाएँगे। लेकिन जब कोई आपको टॉर्च या मोमबत्ती जला देता है उस कमरे में, तो उस वस्तु को आप देख सकते हैं? क्या ऐसा नहीं है? देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या निकल के आया कि बिना प्रकाश के वस्तु को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश जो होता है वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। अब देखिए, टॉर्च का एक बल्ब है, एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। जैसे सूर्य है, आकाश में ऐसा पिंड है जो कि पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इन्हीं के प्रकाश में तो वस्तुएं देखते हैं। अब जो भी वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है, उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त पिंड कहते हैं। अब क्या कुर्सी, चित्र और जूते भी ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। इनको आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु जैसे कि सूर्य, टॉर्च या फिर विद्युत का प्रकाश के द्वारा इन वस्तुओं पर उनका प्रकाश पड़ता है, तब जो हमारी आँखों की ओर आता है और परावर्तन होकर हमें आँखों पर दिखाई देती है। अब देखिए, यहाँ पर पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानेंगे। पिछला चैप्टर में भी हमने इसका ज़िक्र किया था। जैसे अपारदर्शी वस्तु क्या है? जब हम किसी वस्तु के आर-पार नहीं देख सकते हैं, तो वह हो गया अपारदर्शी। यदि आप किसी वस्तु के आर-पार देख सकते हैं और वहाँ पर उस वस्तु से प्रकाश क्या होता है, एक दूसरे के आर-पार हो जाता है, अंदर से होकर जाने देता है, तो ऐसे वस्तु को बोलते हैं पारदर्शी। फिर कुछ वस्तुएँ ऐसे हैं कि आर-पार तो देख सकते हैं, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं होता है, तो ऐसे वस्तुओं को बोलते हैं पारभासी। अब यहाँ पर एक्टिविटी है, जो कि यहाँ पर देखने का प्रयास किया जा रहा है कि रबड़ को देखने आस आर-पार देखने का प्रयास किया जा रहा है, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक। इनसे आप जो है पता लगाइए कि कौन-सा वस्तु पारदर्शी है, कौन-सी वस्तु अपारदर्शी। जैसे एक एक्टिविटी यहाँ पर दिया गया, जैसे पेंसिल। वस्तु के आर-पार देखना संभव है? पेंसिल से तो संभव नहीं है, तो ये हो गया बिल्कुल नहीं। ये क्या हो गया? अपारदर्शी, ठीक है? ये अपारदर्शी हो गया। उसी तरह से रबड़ का गेंद, उससे क्या हम लोग देख सकते हैं? नहीं। ये क्या हो गया? अपारदर्शी, अपारदर्शी। तो इसी तरह से इसका एक्सपेरिमेंट हुआ, कर दिया हमने इस बार। अब छायाएँ वास्तव में क्या होती है? देखिए, इस तरह से शीट बिछाया गया है, ठीक है? तब क्या है कि कभी-कभी क्या है कि वस्तु की छाया, वस्तु की आकृति के बारे में बताती है। यानी कि जब हम खड़े होते हैं तो हमारे साइड में जो छाया बनता है, वह क्या है? हमारा आकृति का लगभग उसी तरह का बनता है। अब इसी तरह का एक्सपेरिमेंट आप जो है शाम के वक़्त कर सकते हैं। कोई टॉर्च अगर आपके ऊपर जलाएगा, यहाँ पर जलाया जाता है, तो पीछे पर इसको एक तरह से पेपर पर इसको इनकी हमारी जो छाया है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है इस बच्चे का छाया जो यहाँ पड़ती है और वह जो है पता चलता है कि सेम उसी तरह का फिगर जो है बनता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि पता चलता है कि जैसे कि कोई जंतु का फ़ोटो पिक्चर आ गया, जैसे कि इसमें दिया गया है। जैसे हाथ का यहाँ पर छाया है, लेकिन क्या लग रहा है? यहाँ पर लग रहा है जैसे कि किसी बकरे का चित्र है, यहाँ पर लग रहा है किसी बत्तख का चित्र है। तो यह एक ऐसा भी हो सकता है। फिर एक एक्टिविटी है, इसमें दिन के बारे में, दिन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब देखिए, सूची छिद्र कैमरा, यहाँ पर क्या है कि इस कैमरा को बनाने के लिए कुछ एक्टिविटी किया गया है। तो हम इसको ज़्यादा इसको ध्यान नहीं देंगे। देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स बनाकर इसमें एक थोड़ी-सी खिड़की बनाकर कैमरा बनाया गया है। यहाँ पर एक कॉशन है, सावधानी है कि हमें सूर्य को सीधे जो है नहीं देखना चाहिए। कभी अगर आप सूर्य ग्रहण में देख रहे हैं तो सूर्य को सीधे नहीं देखना चाहिए। अब यहाँ पर है दर्पण तथा परावर्तन। हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को भी देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। ठीक है, हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का परावर्तन भी दर्पण में ही देखते हैं। कभी-कभी झील और पानी में भी ऐसा हो जाता है कि आप खड़े हैं तो परावर्तन आपको दिखाई दे। इसी तरह से एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, क्या जानने के लिए कि प्रकाश का पूर्ण परावर्तन करता है? तो यहाँ पर एक टॉर्च जलाया गया, यहाँ पर एक
शीशा रखा गया, आईना रखा गया, फिर यहाँ पर जब इन्होंने टॉर्च यहाँ से जलाया तो शीशा से परावर्तित होकर इसके चेहरे पर जाकर, इनके शरीर पर जाकर लग रहा है। तो इससे क्या पता चल गया कि दर्पण प्रकाश के पुंज का परावर्तन करता है। यह एक्टिविटी सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। प्रकाश, इससे क्या पता चलता है? प्रकाश की दिशा बदल दी है, लेकिन इससे पता चल रहा है कि प्रकाश जो है सरल रेखा के अनुदिशित गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तन होता है। यानी कि जब भी प्रकाश ट्रैवल करता है, हमेशा जो परावर्तन होता है तो वह जो है सीधी दिशा में करता है। क्यों? क्योंकि इसका उदाहरण यह है कि अगर आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप यहाँ पर सीधा, यहाँ पर कागज़ का एक तरह का लेंस बनाया गया है, तो सीधा अगर आप ये नली से देखते हैं तो आपको दिखाई देगा, लेकिन अगर आप यहाँ सीधा अगर टेढ़ा है यहाँ पर तो यहाँ नहीं दिखता है। क्योंकि चूँकि पहले हमने पढ़ लिया था कि प्रकाश का परावर्तन के कारण जब हमारी आँखों में किसी वस्तु का चित्र पड़ता है तभी हमें दिखाई देता है। इसी तरह से थर्मोकोल में देखिए, यहाँ पर एक कॉम्ब कॉम्ब के सामने जो है टॉर्च मारा गया और यहाँ एक शीशा रखा गया, तो यहाँ इसका जो परछाया है फिर यहाँ से सीधे सीधे निकल कर आती है, फिर यहाँ से परावर्तित होकर सीधे जाती है। यानी कि यहाँ कोई टेढ़ापन नहीं है, यानी कि सरल रेखा में ही परावर्तन होता है। अब ये छोटा-सा चैप्टर था दोस्तों, तो इसमें ज़्यादा नहीं था, इसलिए हमने इसको ज़्यादा कवर नहीं किया। तो इसमें से कुछ चीज़ें हैं, जैसे दीप्त के बारे में जानना हमने, दर्पण के बारे में, जो टॉर्च और सूर्य है दीप्त दीप्त जो है प्रदर्शित करता है, फिर अपारदर्शी, सूची, छिद्र कैमरा, परावर्तन, छाया, पारदर्शी, ये सब हमने थोड़ा-थोड़ा ब्रीफली डिस्कस किया। अपारदर्शी वस्तुएँ प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देती। अब यहाँ पर हम सारांश ले रहे हैं। तो अपारदर्शी वस्तु जो है प्रकाश गुजरने नहीं देती है। पारदर्शी वस्तु प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती है तथा हम इसके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कि पारभासी वस्तुएं जो है वह जो है कुछ ही भाग को आगे जाने देते हैं। फिर जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अतिदीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं और प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। जब भी प्रतिबिंब बनता है तो कभी-कभी क्या होता है, सीधे जो जो वस्तु है वह नहीं बनकर कभी जानवर का चित्र आ जाता है या तो फिर और किसी चीज़ का आ सकता है, पेड़ पौधे पक्षी का भी आ सकता है। फिर इससे हमने जाना कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। अब हम कुछ अभ्यास है उसको करेंगे। अभ्यास में है कि इन अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक ऐसा वाक्य बनाना है जिससे हमें अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता हो सके। अब देखिए, या छाया, इससे जो बनता है यह बनेगा अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती है, पारदर्शी नहीं बनाती क्योंकि प्रकाश वहाँ से गुजर जाती है। नीचे दिए गए वस्तुओं अथवा पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी या पारभासी तथा दीप्त अथवा अदीप्त में वर्गीकृत कीजिए। अब देखिए, एक हमने लिया है, वैसे आप बना सकते हैं अपारदर्शी से। चट्टान का टुकड़ा टुकड़ा अपारदर्शी हो गया, एल्युमिनियम शीट भी अपारदर्शी हो गया, लकड़ी का तख्ता भी अपारदर्शी हो जाएगा, तख्त लोहे का टुकड़ा भी अपारदर्शी हो जाएगा, छाता अपारदर्शी हो जाएगा और सीढ़ी भी अपारदर्शी हो जाएगा। इसी तरह से पारदर्शी में क्या हो जाएगा, पॉलीथीन शीट हो सकता है। दर्पण नहीं होगा, दर्पण में तो परावर्तन हो जाता है तो यह पारदर्शी नहीं होगा, ठीक है, यह अपारदर्शी होगा। फिर वायु पारदर्शी होगा, जल पारदर्शी होगा। इसी तरह से पारभासी जो है जल होगा। कभी गंदा जल अपारदर्शी पारभासी होगा, लेकिन अगर साफ जल पारदर्शी होगा। इस तरह से आप इसको आराम से बना सकते हैं। फिर है कि कोई आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार बनाए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वहाँ प्रकाश है नहीं। जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तो आप किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। आप यहाँ तक कि दर्पण में अपना चेहरा भी नहीं देख सकते। इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट है। अब एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग चलते हैं क्लास चैप्टर 12 में, जो कि है विद्युत तथा परिपथ यानी कि सर्किट। यहाँ पर इसको इंग्लिश में अगर लेंगे तो इलेक्ट्रिक एंड सर्किट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम विद्युत का उपयोग बहुत सारे कार्यों में करते हैं, ठीक है। हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप से जल निकालने के लिए भी करते हैं, प्रकाश पाने के लिए भी करते हैं, टॉर्च का बैटरी चार्ज करने के लिए भी करते हैं,
अब देखिए उसमें क्या है, विद्युत सेल होता है। टॉर्च में कहाँ से विद्युत मिलता है, इलेक्ट्रिक मिलता है, जैसे जलता है तो वहाँ पर विद्युत सेल से मिलता है। अब विद्युत सेल के बारे में हम लोग जानेंगे। विद्युत सेल का उपयोग कहाँ होता है, विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई में होता है, कलाई घड़ी में होता है, रेडियो में, कैमरा में, इसमें होता है विद्युत सेल का उपयोग। अब आपने क्या सेल देखा है? अब सेल के बारे में थोड़ा-सा ब्रीफली डिस्कशन है, जानना है। अब देखिए पहली और एक ओर क्या होता है, धातु की टोपी होती है, दूसरी ओर धातु की डिस्क होती है, यानी चक्रिका होती है। ठीक है? और ऊपर में आपने प्लस का चिन्ह देखा होगा और नीचे में आपने माइनस का चिन्ह देखा होगा। तो सभी विद्युत सेलों में 2 तरह के सिरे होते हैं, जिसमें एक धनात्मक होता है, ये देखिए धनात्मक हो गया, एक हो गया ऋणात्मक होता है। सभी विद्युत सेल में, ऐसा नहीं कि कुछ में नहीं, सब में है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है, यानी कि डिस्चार्ज होता है। जब उसमें से जो केमिकल ख़त्म हो जाता है, जो भी इलेक्ट्रिक के लिए, तो वह जो है बंद कर देता है। अब इस तरह का चेतावनी आपने देखा होगा, ये बहुत ही डेंजर का चेतावनी है। यहाँ पर क्या है कि अगर आप किसी भी चीज़ को छेड़ते हैं, छूते हैं, तो यह जो है बहुत ही खतरनाक हो सकती है। तो इस चेतावनी को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है सावधानी बरतिएगा, वहाँ पर असावधानी नहीं करना है। ठीक है, अगर सेल यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू चल रहे हैं कि अगर सेल डिस्चार्ज हो जाए तो उसको नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। अब देखिए टर्मिनल यहाँ पर है, ये तंतु है। अब इसके बारे में थोड़ा-सा आगे देखिए बढ़िए। टॉर्च के बल्ब में काँच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के अंदर, काँच के आवरण के अंदर क्या होता है? तो यहाँ एक्टिविटी है। प्रकाश उत्सर्जन करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु 2 मोटे तारों के बीच लगा होता है। मोटा तंतु तार को आधार प्रदान करता है। ये देखिए, यह मोटा तंतु है, मोटा तार है। तंतु मतलब ये फिलामेंट है, इसका इंग्लिश हो गया फिलामेंट। फिलामेंट इसको बोलते हैं, जो छोटा-सा रहता है, ये हो गया फिलामेंट और ये हो गया मोटे तार हो गया। यहाँ मोटे तार पर यह तंतु लगा हुआ है। फिर यहाँ टर्मिनल है। देखिए एक ये काँच का है, काँच का यहाँ पर इसके अंदर गैस भी, निष्क्रिय गैस भर आती है और यहाँ पर एक तरह का टर्मिनल है। अब ये तंतु, मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। अब देखिए बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक, बल्ब के 2 टर्मिनल हैं। दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक प्रकार से एक दूसरे को छुए नहीं। इसी तरह का घर में हमारा बल्ब जो है इसी तरह का लगा होता है। देखिए यहाँ पर जो टर्मिनल है, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस है। तो इस तरह से इसको लगाया जाता है कि ये दोनों जो है टच नहीं हो। यहाँ बीच में कुछ ऐसा रबड़ का, जो कि मतलब इलेक्ट्रिक प्रवाहित नहीं करता हो, वह जो है इसमें डाला जाता है। विद्युत सेल से बना हुआ बल्ब। देखिए विद्युत सेल है, यहाँ पर 2 तारों से जुड़ी विद्युत सेल है और फिर बल्ब के साथ में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर एक बल्ब लिया गया है और दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर बिजली प्रवाहित होने लगती है और यह जो जल जाता है। इस फोटो से हम लोग जानेंगे कि टर्मिनल के बारे में, विद्युत परिपथ के बारे में। यहाँ देखिए एक तार यहाँ पर मैं प्लस का है, एक तार यहाँ पर माइनस का, दोनों तार जो है सही तरीके से जुटे हुए हैं तो यह बल्ब जल रही है। फिर दूसरा है, यहाँ तार छूटा हुआ है, यह नहीं जल रही है। यहाँ पर क्या है, ये तार छूटा हुआ है तो नहीं जल रही है। यहाँ पर क्या है, दोनों तार एक ही टर्मिनल से जुड़े, एक ही तेल का सिरा से जुड़ा है तो नहीं जल रहा है। फिर यहाँ पर एक ही सिरा से जुड़ा है तो नहीं जल रहा है, यानी प्लस वाले सिरा से जुड़ा है, नहीं जल रहा है। यहाँ पर क्या है, फिर दोनों सिरे से जुड़े हुए हैं ये तार देखिए, तो यह परिपथ पूरा हो जाता है जिससे कि यह बल्ब जल जाता है। अब देखिए विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनल के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब क्या होता है, कभी-कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा बल्ब के फ्यूज़ होने के कारण हो सकता है। देखिए इसमें एक फ्यूज़ होता है, यानी कि इसका जो तंतु है, तंतु जब टूट जाता है या किसी तरह से गल जाता है तो वह फ्यूज़ हो जाता है बल्ब। तो इसलिए वह बल्ब नहीं जलेगा। देखिए कई कारणों से हो सकता है। जब ज़्यादा वोल्टेज प्रभावित होता है तब भी यह टूट जाता है, या तो फिर कभी ठोकर लगने से भी टूट जाता है। यह घर में तैयार किया हुआ टॉर्च है, जो कि यहाँ पर एक माइनस सिरे से जोड़ा गया, फिर यहाँ पर रखने से यहाँ पर जल जाता है। देखिए विद्युत स्विच। अब यहाँ पर घर में जो तैयार किया गया टॉर्च है, उसको ऑन ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श करते हैं या सटाते हैं। यहाँ पर जो है इसको सटाते हैं तो जल जाता है, फिर इसको हटाते हैं तो वो
ख़त्म हो जाता है। इसी तरह का स्विच जो है ऑटोमेटिक रहेगा। देखिए इस तरह का साधारण स्विच है, इसमें भी एक सर्किट को पूरा करने यानी परिपथ को पूरा करने के लिए उसको एक काट कर उसमें से एक पिन डाला गया है और अगर इसमें से सटाएँगे तब बल्ब जलेगा, अगर इसमें से हटा देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। देखिए यहाँ एक बैटरी जोड़ा गया है, फिर यहाँ सेल है, फिर इसी तरह से इसको सटाएँगे तभी जो है चलेगा। इसको बोला जाता है स्विच सहित विद्युत परिपथ। देखिए जब ऑन की स्थिति होगी तो दोनों टच में रहेगा। इसके विपरीत जब सेफ्टी पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती है तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान नहीं होता, यानी कि इन दोनों टच नहीं होता तो जलता नहीं है। क्यों नहीं जलता? क्योंकि इस तरह जो पिन का दोनों नहीं जुड़ता है तो विद्युत परिपथ पूरा नहीं होता, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पूरा सर्किट में नहीं बहती, इसलिए वह बल्ब नहीं जलता है। तो स्विच क्या है? स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है, यानी दोनों काम में हो सकता है। अगर जोड़ेगा तो बोलता है ऑन हो गया, तो यानी कि बल्ब जल जाएगा। तोड़ना का मतलब अगर ऑफ करते हैं तो टूट जाता है परिपथ और वह जो है धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। देखिए विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। तो ये देखिए टॉर्च का नमूना लिया गया, आंतरिक आलेख लिया गया है जिसमें कि प्लास्टिक का आवरण है, परावर्तक है। यहीं पर क्या है कि जब स्लाइड करते हैं हम तो यह जो है दोनों जुट जाता है तार। विद्युत विद्युत परिपथ जो है बैटरी से होते हुए यहाँ पर पूरा हो जाती है तो बल्ब जल जाता है। फिर जब हटा लेते हैं तो हट जाता है, यानी कि टूट जाता है जिससे कि ऑफ हो जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक हैं। और विद्युत रोधक कौन है? जो कि अपने अंदर से प्रवाहित होने नहीं देते हैं। क्या? विद्युत धारा प्रवाहित होने नहीं देते। इसमें से क्या है? बहुत सारे धातुएं हैं जो कि विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं तो इसको विद्युत चालक बोला गया है। और बहुत सारे जो अधातुएं हैं वह जो है अपने अंदर से विद्युत प्रवाहित होने नहीं देते हैं, उसको विद्युत रोधक बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से विद्युत चालक है, कौन कौन से विद्युत रोधक, आप उसमें से लिख सकते हैं। अब जैसे कि तांबा, एल्युमिनियम, ये सब क्या हो गया? ये सब विद्युत चालक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तांबा हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। फिर विद्युत रोधक कोई कागज हो गया, कोई लकड़ी हो गया, ये सब विद्युत रोधक हो जाएगा। रबर हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, ये सब विद्युत रोधक हो जाएगा। अब आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब एक चेतावनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते समय है जो सावधानी बरतिए। हम लोग का शरीर क्या इतना विद्युत चलने के लिए, मतलब हमारे में करंट प्रवाहित होने के लिए इतना सोफिस्टिकेटेड है कि अगर आप तार से दूर भी रहें थोड़ा सा इस पर तो आपको आराम से उसको सटा लेगा। इसलिए बहुत ही सावधानी रखना चाहिए। हमने देखिए बल्ब को जाना, विद्युत चालक को जाना, सेल, परिपथ, तंतु, स्विच रोधक, स्विच टर्मिनल, यह सब जो है हमने जान गया। अब इसके बेस पर यहाँ समरी है। विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत होता है। स्रोत विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल होते हैं। जब यह टर्मिनल दोनों जुड़ता है तो उसको परिपथ बोलते हैं और ये परिपथ पूरा होता है तो कोई बिजली का सामान चलता है, ऑन होता है। अगर विद्युत परिपथ जो है पूरा नहीं होता, सर्किट नहीं पूरा होता सर्किल, तो यह जो है नहीं चलता है। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनल से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो जाता है। फिर क्लोज यानी बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के लिए या फिर प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता है या फिर जोड़ता है, यानी पूरा करता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको चालक विद्युत चालक बोलते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है उसको विद्युत रोधक बोलते हैं। यह सब हमने कवर कर लिया है। अब इसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस। एक युक्ति जो परिपथ को जोड़ने के लिए उपयोग में की जाती है उसको क्या कहते हैं? स्विच कहलाते हैं। जोड़ने के लिए भी स्विच ही होता है। एक विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, ये देखिए प्लस और माइनस। निम्नलिखित कथनों पर सही गलत का चिन्ह लगाएं। विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है, सही बात है। विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयोग की जाती है, गलत है। विद्युत परिपथ यानी कि जब पूरा करने के लिए धातु के तार के स्थान पर जूट की डोरी नहीं, पूरा जूट की डोरी से क्या होगा कि वो फिर करंट प्रवाहित नहीं होगा। विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से प्रवाहित हो सकती है, नहीं हो सकती है। व्याख्या कीजिए कि इस दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तमान हो रहा है। यहाँ देखिए, अगर इसमें कौन सा चित्र 12.13 इसमें क्या क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यह बीच में जो है झाड़ू लगाया गया है, इसलिए यह जो है नहीं होती। यहीं पर अगर वायर होता तो ये कनेक्ट होकर बल्ब दीप्त करती है कि जल जाती है। अब देखिए 14 में क्या बोल रहा है कि इसमें किस तरह से तार को जोड़ना चाहिए।
देखिए ये तार अगर हम इसमें जोड़ दें, ये तार इसमें जोड़ दें, इसमें, तो हमारा परिपथ पूरा हो जाएगा। अब स्विच का क्या उपयोग है? कुछ स्विच का उपयोग क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा जो अगर स्विच का प्रयोग नहीं करेंगे, तो या तो फिर ये परिपथ पूरा होकर जलते रहेगी, जिससे हमारा लॉस होगा। अगर दिन-रात टॉर्च अगर ऑन ही रहेगा, तो हमारा क्या होगा? विद्युत सेल जल्दी ही खराब हो जाएँगे। विद्युत सदितों के नाम बताइए जिनके स्विच उसके अंदर ही निर्मित होते हैं, जैसे टॉर्च के, मोबाइल के, आजकल तो बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हैं। लेज़र लाइट का हो गया, टॉर्च का हो गया, घड़ी का हो गया, सबका स्विच उसके अंदर, कोई अलार्म है उसका हो गया। सुरक्षा पिन की जगह यदि रबड़ लगा दें तो क्या बल्ब दीप्तिमान होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सुरक्षा पिन जो है इसमें धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि ये लोहे का रहता है, इसलिए है बल्ब जल जाता है। लेकिन अगर रबड़ लगा दीजिए तो बल्ब नहीं जलेगा। दिए गए परिपथ में बल्ब जो है जलेगा, दीप्तिमान मतलब जलेगा। ये देखिए नहीं जलेगा, क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि यह दोनों वायर जो एक ही परिपथ में लगाया गया है, एक ही टर्मिनल में। एक अब इसमें क्या है, ये वायर को अगर हम यहाँ लगाते हैं तब यह बल्ब जल जाएगी। फिर किसी वस्तु के साथ चालक परिचित्र का प्रयोग करते या देखा गया कि बल्ब दीप्तिमान होता है। क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक? व्याख्या कीजिए। देखिए कोई चालक परिचित्र मतलब ये जो है तन, इसलिए हिंदी थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। या स्विच को इसको उसने, ठीक है स्विच है, यह स्विच बनाया गया चालक परिचित्र को। तो यह स्विच में देखा गया कि बल्ब जो है दीप्तिमान हो रहा है, यानी कि अगर हम चाबी को लगाते हैं तो यह क्या होगा? दीप्तिमान हो जाएगा, यानी कि बल्ब जल जाएगा। फिर उसी तरह आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? क्योंकि वह करंट से बचने के लिए। फिर यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो पेचकस होते हैं, प्लायर्स होते हैं, इसके हाथों पर प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़े होते हैं। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि ये विद्युत रोधी बनाने के लिए किया गया है। नहीं तो उसको करंट लग जाएगी और फिर समस्या हो सकती है। अब इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा-सा चुम्बकों के बारे में जानेंगे। इन चुम्बकों द्वारा मनोरंजन है। यहाँ देखिए इस तरह से क्रेन जो है कचरा उठा रहा था। इस क्रेन में कुछ जो है सामान लटक गया, जो कि उससे क्या हुआ था कि उसमें चुंबक था और ये लोहे का था, इसलिए इसमें चिपक गया। देखिए आप हमें देखते हैं यहाँ पर इस जो पिन का डब्बा है, इसमें ये पिन जो है इसमें चिपका हुआ। फिर जो अलमारी का दरवाज़ा है वो लग जाता है, इसमें भी चुंबक का यूज़ होता है। हमारा टूल बॉक्स में भी चुंबक का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर चुंबक कैसे खोजा गया? अब देखिए प्राचीन यूनान में एक गड़िया रहता था जिसका नाम मैग्नस था। वह जो है भेड़ को चराने के लिए पहाड़ में जाता था और उसके जो लोहा था, उसका जो छड़ी था उसमें एक लोहा का टोपी लगा हुआ था। तो एक दिन क्या हुआ, वह जो है अपना छड़ी जो है यहाँ पर रखा पत्थर के पास में, तो प्राकृतिक चुंबक एक पत्थर के रूप में था और उसको जो है चिपका लिया, यानी कि उसमें ये फिक्स हो गया। तो उससे क्या हुआ, फिर उन्होंने उसी से जो है उस प्राकृतिक चुंबक का वहाँ पर खोज होता है और उसी गड़िये के नाम से उसका नाम मैग्नेटाइट रखा जाता है। मैग्नेटाइट लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यही मैग्नेटाइट जो है मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वो चुंबक कहलाते हैं। अब प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा है। बाद में लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ, जिसको फिर बाद में कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अब कृत्रिम चुंबक कई विभिन्न आकृतियों में मिलते हैं, जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार या गोलान चुंबक। तो ये चुंबक के 2-3 प्रकार हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छड़ चुंबक हो गया, इसको छड़ चुंबक बोल सकते हैं, ठीक है। ये छड़ चुंबक बोला सकता है, या जो बेलनाकार है, यू आकार के, यहाँ 3 प्रकार के हमने जाना, छड़ चुंबक, नाल चुंबक और बेलनाकार। ये देखिए नाल चुंबक इसको बोलते हैं, जिस तरह से घोड़े का नाल रहता है, ये नाल चुंबक हो गया, ये बेलनाकार हो गया और यहाँ पर ये छड़ चुंबक का उदाहरण दोनों हो सकता है। अब आगे देखिए यहाँ पर अनुचुंबकीय प्रभाव पदार्थ का एक्सपेरिमेंट है। देखिए जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है वह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट। जो पदार्थ चुंबक की आकर्षित नहीं होते वह अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब इसमें से एक एक्सपेरिमेंट है, जैसे लोहे का गेंद है, पदार्थ जिसकी बस्ती बनी, मतलब लोहे का गेंद किसी लोहा से बनता है, या क्या होगा, चुंबक से के साथ सटेगा, आकर्षित होगा, हाँ होगा। स्केल होगा क्या? नहीं, क्योंकि प्लास्टिक का बना है।
ठीक है, अब यहाँ पर जो चुंबक है यह है पर्याप्त लोहे के बुरादे के साथ में, यहाँ का लोहे का जो टुकड़ा चूर्ण या बुरादा कह सकते हैं उसके साथ में है। नहीं बहुत सारा है, पर्याप्त है। कुछ यानी कि अगर थोड़ा-सा है तो इस तरह का है और बिना बुरादे का छड़ चुंबक इस तरह का है। अब चुम्बक के ध्रुव के बारे में जानते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है चुम्बक को अगर सीधा लटका दिया जाए किसी धागे में बाँधकर तो क्या होगा? वह हमेशा जो है नॉर्थ साउथ पोल यानी कि नॉर्थ साउथ पोल की तरह ही लटक के सीधा मतलब रुकेगा। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो लोहे का बुरादा यहाँ पर डाला गया है तो यह जो है इसका जो सिरा है, यहीं पर चुंबकत्व ज़्यादा होता है इसलिए यहीं पर जाकर वह लटकता है। प्राचीन काल में इन्हीं क्षण चुंबक के द्वारा दिशा ज्ञात किया जाता था। जैसे कि इसको लटका दिया गया है तो एक ही दिशा में आकर हमेशा वो रुकता है। वह कौन-सी दिशा है? नॉर्थ और साउथ, ठीक है। चुंबक का कौन-सा सिरा? देखिए सभी चुंबकों के 2 ध्रुव होते हैं, चाहे उसका आकार कैसा भी हो। समान चुंबकों पर नॉर्थ यानी उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को आंकित किया जाता है। यह चुंबक का गुण जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। क्यों? क्योंकि दिशा निर्धारण के लिए होता है। पहले से जो है प्राचीन काल में इसका बहुत ही उपयोग होता था। इस तरह से कंपास इसमें भी ये चुंबक है। ये हमेशा जो है नॉर्थ और साउथ की तरफ हमेशा रहता है। तो देखिए अपना चुंबक भी बना सकते हैं आप। एक चुंबक लेंगे या तो फिर एक छड़ लेंगे, उसमें से अगर आप उसको रगड़ते जाइए इस तरह से, तो आपको दूसरे में भी चुंबकत्व का गुण आ जाता है। यानी 30-40 बार अगर आप इस तरह से रगड़ते हैं तो आपका चुंबकत्व का गुण आ सकता है। फिर इसमें देखिए दोनों जो ध्रुव होते हैं, समान ध्रुव क्या होते हैं? विकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुव जो है आकर्षित होते हैं। देखिए ये दोनों का इसका मान लीजिए कि ये रेड नॉर्थ सिरा है, ये साउथ सिरा है, ये नॉर्थ, ये साउथ। ये साउथ पोल इसका है, इधर इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। देखिए, यहाँ उत्तरी ध्रुव, यहाँ दक्षिणी ध्रुव, यानी दोनों अपोजिट हैं। यह क्या हो रहा है? आकर्षित हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, दोनों का जुड़ाव हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ भी नॉर्थ है, यहाँ भी नॉर्थ है, तो यहाँ क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक है, यहाँ प्रतिकर्षण हो रहा है, यहाँ दोनों नहीं जुटेगा। ये दोनों को अगर सामने सटाने की कोशिश करेंगे, तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा। अब आगे देखिए यहाँ पर। अब कुछ सावधानियाँ हैं क्योंकि अगर इसमें से कुछ होता क्या है कि अगर चुंबक है, तो वो चुंबकत्व अपना खो भी देता है। किस तरह से? जब उसको गर्म करते हैं तो चुंबकत्व खत्म हो जाता है, जब हथौड़े से पीटते हैं तब भी और जब ऊँचाई से गिराते हैं तब भी जो है अपना चुंबकत्व खत्म हो जाता है उसका। यह जो है एक्चुअली क्लास 6 में छोटा-छोटा ब्रीफली दिया गया है, इसलिए उतना ही हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए हमने कुछ यहाँ पर सावधानियाँ, जैसे अपने चुम्बक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर ही रखिए चुम्बक को, नहीं तो फिर वह चिपक जाएगा और ख़राब भी हो सकता है। अब हमने जाना कंपास, चुंबक, मैग्नेटाइट, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव के बारे में जाना क्योंकि वह जो है चुंबक में रहता है। अब इसमें समरी देखते हैं हम लोग। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, यानी जिसको आकर्षित करता है। जो पदार्थ आकर्षित नहीं होते वो अनुचुंबकीय होते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये हमने जाना। और अगर चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं, यानी कि सिर्फ़ एक सहारा से धागा में, तो वह जो है एक चुंबक जो हमेशा एक निश्चित दिशा यानी उत्तर-दक्षिण दिशा में आकर रुकता है, नॉर्थ साउथ इसको मान सकते हैं। कि 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वो जो कार वाला खिलौना था उससे हमने देखा, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। अब इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं। कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जा सकते हैं, जैसे कि छड़ चुंबक, नाल चुंबक और बेलनाकार। अब जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो चुंबकीय कहलाते हैं। कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। यह चीज़ देखिए ध्यान देना है हमेशा क्वेश्चन बनाते समय। प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए चुंबक का टुकड़ा लटकाते थे। चुंबक के सदैव 2 ध्रुव होते हैं। अब सही गलत बताना है। बेलनाकार चुंबक में केवल 1 ध्रुव होता है, नहीं। हमने पढ़ा था कि किसी भी तरह का चुंबक है उसमें हमेशा 2 ध्रुव रहता है। कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था? नहीं। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, सही बात है। लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है? नहीं, इसके किनारे पर अधिक चिपकता है, यानी ध्रुवों के बीच। छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दिखाता है, सही बात है।
इसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है, सही है। रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है, गलत। अभी देखा गया कि पेंसिल छीलक जो शार्पनर आता है प्लास्टिक का बना रहता है, फिर भी वह चुंबक के दोनों ध्रुवों में चिपकता है। क्यों? क्योंकि उसमें लोहे बनाने में लोहे का प्रयोग किया गया है। अब इन दोनों कॉलम को बनाना है, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ अगर करें तो प्रतिकर्षण हो रहा है, नॉर्थ साउथ अलग अलग ध्रुव है विपरीत तो आकर्षण हो रहा है। इसी तरह से जो विपरीत है तो आकर्षण हो रहा है। कि चुंबक के कोई दो गुण लिखने के लिए यहाँ पर एक छूट गया, जैसे साउथ साउथ अगर दोनों है तो प्रतिकर्षण हो रहा है। चुंबक के दो गुण लिखिए तो यह क्या है, हमेशा नॉर्थ साउथ दिशा में रहता है, ठीक है। यह चुंबकीय होता है क्योंकि इसमें विद्युत प्रवाहित हो सकता है। हर चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं, हमेशा जो है नॉर्थ साउथ में होता है। हर चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। आप कैसे ज्ञात करेंगे कि कौन सा उत्तरी ध्रुव है? तो उसको हवा में हम लोग लटकाएंगे धागा से, हमेशा जो है एक नॉर्थ साउथ की तरफ ये इंगित करेगा, हमेशा नॉर्थ साउथ की है, तो हम जान जाएंगे कि नॉर्थ सिरा इसका इधर है और साउथ सिरा इसका इस तरफ है। फिर आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, इसे आप चुंबक कैसे बनाएंगे? उसको रगड़ कर, इस तरफ से रगड़ा जाता था, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके रगड़ देंगे तो हम लोग चुंबक बन जाएगा। दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है? वही नॉर्थ साउथ को जानने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट है जो कि आप कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं, 14 नंबर चैप्टर जो कि जल है। तो इसमें हम लोग जल के बारे में जानेंगे। तो मान लीजिए कि किसी कारणवश आपके परिवार को एक सप्ताह में एक एक बाल्टी ही जल मिलता है, तो कल्पना कीजिए कि क्या होगा। क्या आप खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना सब कर सकते हैं? इस तरह से कैसे कर पाएंगे? तो यहाँ पर है कि हम कितने जल का उपयोग करते हैं। अगर आप दिन भर में अनुमान लगाइए तो पीने में 3 से 4, फिर ब्रश करने में आधा लीटर, नहाने में 30 से 50, बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में, इस तरह से अगर 160 से लगभग 180 लीटर जो है आप उपयोग करते हैं। अब यह जो है बूझो बड़ा जिज्ञासु है, उसने बोला कि हमारे देश के विभिन्न क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या समान मात्रा में जल उपलब्ध होता है? उन्होंने जानने की कोशिश की, और अगर नहीं मिलता है तो वो अपना काम किस तरह से चलाते हैं। देखिए, हमारे उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल का उपयोग किया जाता है। इसलिए जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए नहीं, बहुत सारी वस्तुओं के उत्पादन में होता है। यहाँ तक कि अगर 1 किलो गेहूँ उपजाने के लिए भी जल की मात्रा का उपयोग होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से होता है। देखिए, कुओं और हैंडपंप से हम लोग को जल मिलता है। ये नल का जल जो है ये कहाँ से आता है, कभी आपने सोचा है? ये आसपास नहीं बल्कि ये दूर नदियों, झीलों या फिर कुओं से आता है। अब फिर ये बूझो जानना चाहता है कि अपने जीवन में किसी ऐसा दिन का कल्पना वो कर रही है जहाँ पर उसको लग रहा कि जल टोटी के द्वारा नहीं मिलेगा, तब क्या करना पड़ेगा? तब उनको नदी जाना पड़ेगा, तालाब जाना पड़ेगा। अब क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है, और यह जो अधिकांश भाग कहाँ है? समुद्र और महासागर में। अब देखिए, समुद्र और महासागर के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं जिससे जल खारा होता है, इसलिए यह पीने के अनुपयुक्त होता है, यानी कि पीने के लिए उपयोगी नहीं होता है। अन्य घरेलू कार्यों, कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी उचित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही नमक होता है। लवण यानी नमक बहुत ज़्यादा है, साल्ट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए इसको काम में लाना मुश्किल है। यहाँ पर टी.एस.सी. कोल्ड्रिज द्वारा 1798 में कविता लिखी गई थी, राइम ऑफ द एंशिएंट माइनर। उसमें उन्होंने एक लाइन्स बोला है, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। यह देखिए, यह जो राइटर है उसका बुक का नाम याद रख लीजिए, हो सकता है इसमें भी फंसा सकता है। ये टी.एस.सी. कोल्ड्रिज का जो बुक है, राइम ऑफ द एंशिएंट माइनर। अब यहाँ पर हम लोग जल चक्र के बारे में समझेंगे कि जल चक्र क्या होता है, जल हमें कैसे मिलती है, फिर बादल बनती है, फिर वहाँ से बारिश होती है। अब देखिए, कुछ जो जल होता है वो फर्श पर अगर फैल जाता है तो वह क्या होता है, कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद वह सूख जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो गीले कपड़े में भी अगर जल होता है तो वह कुछ देर के बाद सूख जाता है। तो ये जल जाता कहाँ है? अगर हम कोई गर्म करते हैं जल को जिसमें कि नमक घुला है तो जल वाष्पित हो जाता है और नमक उसका शेष रह जाता है। अब देखिए, अब हमको पता चल गया कि गर्म जल करने से जल वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जल वाष्प क्या होता है? हमेशा शुद्ध होता है, उसमें किसी तरह से की अशुद्धियाँ नहीं निकलती है। जब भी जल वाष्प बनता है
ऊपर की ओर वो जाता है तो उसके साथ में अन्य चीज़ों को वो छोड़ के सिर्फ शुद्ध जल ही बाहर ऊपर वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है, जिसको कि संघनित करके हमें फिर से उसको जल बना सकते हैं, यानी ठंडा करके, जो कि हमने पिछला चैप्टर में देखा था। अब देखिए, दिन के समय सूरज की किरणें जो होती है महासागर, नदियों, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती है, खेत में भी पड़ती है, भूमि में भी पड़ती है। अब ये सब क्या करते हैं, सूरज की किरणों को ग्रहण करते हैं, जिसके कारण इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है और तथापि जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं, यानी कि लवण जो है वो बच जाते हैं और जल वाष्पित ऊपर होकर चला जाता है। सूर्य के प्रकाश, धूप और छाया में जल का वाष्पन। यहाँ पर एक एक्टिविटी किया गया जिसमें कि एक बाहर में जल रखा गया एक बर्तन में और एक छाया में रखा गया। जो बाहर में रखा जल था वो ज़्यादा वाष्पित हुआ बशर्ते कि जो छाया में था। अब देखिए, ऐसा क्या हुआ, क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु भी गर्म होती है। गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। इस प्रकार जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की क्रिया होती रहती है, जिसके फलस्वरूप वायु में जलवाष्प निरंतर मिलती रहती है। यानी कि जो छाया में था, यानी धूप यहाँ नहीं लग रहा था, फिर भी यहाँ पर वाष्पन हुआ, लेकिन इससे कम हुआ, यानी अपेक्षाकृत कम हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। यानी कि इससे हमको सिद्ध हुआ, इस एक्टिविटी से पता चला कि सिर्फ जो सूर्य की रोशनी से ही नहीं जल वाष्पित हो सकता है, बल्कि उसके जो किरणों से जो होता है, और यानी कि उसके जो गर्म हवा जो मिलती रहती है, गर्म मतलब वहाँ का वायु जो गर्म हो जाता है, हवा भी गर्म हो जाती है। सूर्य क्या किरण क्या करती है, हवा को गर्म करती है। हवा जो गर्म हवा है, यह पानी को भी गर्म करता है और इससे भी वाष्पन की क्रिया होती है, क्योंकि यह थोड़ा सा धीरे होती है। अगर किसी को इसी को हम गैस में चढ़ा दें, अगर इसी बर्तन को, तो वाष्पन की क्रिया बहुत ही तेजी से होने लगेगी। अब यहाँ पर देखिए, पौधे द्वारा जल की क्षति। अब चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था कि सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। क्यों? देखिए, 1 किलोग्राम गेहूँ देने वाले पौधों के लिए बाष्पोत्सर्जन द्वारा भी जल की क्षति होती है, क्योंकि पेड़ पौधे भी बाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की क्षति करती है, जो कि जल नीचे से ज़मीन से यहाँ पर सिंचती है वृक्ष और फिर ऊपर आसमान में चली जाती है। अब देखिए क्या है, 500 लीटर, यानी कि 1 किलोग्राम गेहूँ उपजाने के लिए 500 लीटर जो है जल की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पौधे जो है जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं, कुछ जो है सुरक्षित रखते हैं। ये भी तो रखते हैं कि अगर अगर जल कहीं की कमी हो जाए तब फिर हमें कहाँ से जल मिले। और कुछ भाग जो है, शेष भाग बाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देती है। अब वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, यह हमें पुनः प्राप्त होता है। कैसे? अब यहाँ पर बताया गया है कि बादल बनने के द्वारा। अब बादल कैसे बनते हैं? ये छोटा क्लास है दोस्तों, तो थोड़ा थोड़ा दिया हुआ था, हम लोग उसी तरह से लेकर चलेंगे। बादल कैसे बनता है? अब देखिए, मान लीजिए कि यह ग्लास है। ग्लास में थोड़ा सा पानी भर देते हैं और उसमें से एक बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं। तो कुछ देर के बाद क्या देखते हैं कि बर्फ़ जल से भरे ग्लास में बाहरी का जो सतह है, बाहर की हवा को भी ठंडा कर देता है। और ये हवा को ठंडा करने के बाद में उसके हवा में जो जल वाष्प घुला रहता है, वह फिर संघनित होकर यहाँ पर जल की बूंदों की तरह यहाँ पर चिपकने लगती है ग्लास में, ये देखिए। ठीक है। अब जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं, यानी कि जैसे हम लोग यहाँ पृथ्वी है मान लीजिए, जैसे पृथ्वी के ऊपर ऊपर वायुमंडल की ओर बढ़ते जाते हैं, वहाँ पर वहाँ का जो हवा होता है ठंडा होने लगता है, यानी कि ऊपर में ठंडा है। आकाश में अगर आप बढ़ते जाएंगे तो ऊपर में ठंडा मिलेगा, टेम्परेचर डाउन मिलेगा। अब इसी तरह से जब हवा ऊपर उठती है, वाष्पित होकर ऊपर उठती है। वाष्प क्या होता है? हमेशा ऊपर उठता है। जब यही वाष्प धीरे धीरे ऊपर उठता है तो ऊपर में क्या मिलता है? ठंडा मौसम मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है? जलबूंद क्या होगा? संघनित होगा, यानी कि वो फिर से वाष्प से जल में परिवर्तित होगी, छोटी छोटी जल बिंदु, जिन्हें क्या कहा जाता है? जल कणिका कहा जाता है। यही छोटी जल कणिकाएं जो होती है वायु में तैरती है और हमें बादल के रूप में दिखाई देती है। इस प्रकार बहुत सी नल जल कणिकाएं, जब ये छोटे छोटे बूंद आपस में मिलता है तो यह क्या करता है? ये बहुत बड़े बादल का निर्माण करता है।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है यह थ्योरी दोस्तों, यह जो थ्योरी है बादल निर्माण की थ्योरी, ये लगभग हर क्लास में आएगा, आपका एग्ज़ाम में भी आएगा, इसलिए यह जो है बहुत ही अच्छी थ्योरी है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब इनमें से कुछ जल बूँदें इतनी भारी हो जाती है, अब देखिए बादल बन गया, बादल में कुछ होता है कि ये बूँद धीरे-धीरे भारी होने लगता है, क्योंकि ज़्यादा संघनित होने-होने उसका क्या है वज़न बढ़ते जाता है, तो वह क्या होता है नीचे की ओर गिरने लगती है। इन्हीं गिरती हुई बूँदों को हम वर्षा कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि वर्षा कैसे होती है और वर्षा किसे कहते हैं। अब विशेष परिस्थितियों में यह क्या होता है ओला और हिम के रूप में भी गिर सकती है। यानी कि कभी-कभी क्या होता है कि जब टेम्परेचर और ज़्यादा वहाँ पर और ठंडी है, तो वह धीरे-धीरे बूँद बड़ा बनी तो वह बूँद गिर गई। लेकिन यही कि वह ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, फिर बादल-बादल में टकरा गया तो क्या हुआ बर्फ़ जो वहाँ पर जमती है, सीधा बर्फ़ में जम जाती है और बर्फ़ ही हिम के रूप में, ओला के रूप में नीचे गिरने लगती है। विशेष परिस्थिति में ये सब होता है। इस प्रकार बाष्पन तथा बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है और बादल बनता है, फिर वर्षा होता है, ओले के रूप में, हिम के रूप में भी पुनः धरती पर वापस आ जाता है। यानी कि हमने जल चक्र को समझ लिया। जल क्या होता है पहले ज़मीन पर है, वहाँ से बाष्पोत्सर्जन हुआ, बाष्प बन के फिर ऊपर गए, ऊपर में क्या हुआ फिर से वो बादल बना, बादल बन के फिर वो ज़मीन पर आता है। अब देखिए फिर महासागरों की ओर जाता है। होता क्या है? जो भी जल होता है हमारे धरती पर, वो वर्षा और हिम के रूप में जो भी गिरता है, वह पानी में परिवर्तित होता है। फिर अंततः क्या होता है, वो महासागर में नदी के द्वारा महासागर में चला जाता है। देखिए, पर्वतों पर हिम यानी बर्फ पिघलकर जल बन जाती है। यह जल पहाड़ों से, झरनों से तथा नदियों के रूप में नीचे गिरता है और वह जाकर समुद्र में मिल जाती है। वर्षा का जल भी झीलों और तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, कुछ जो है मृदा में विलुप्त हुआ प्रतीत होता है। इस जल का कुछ भाग बाष्पन में होता है तथा बाष्पोत्सर्जन द्वारा वायु में चला जाता है। यहाँ पर देखिए फोटो दिया गया है। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता है और यह इस जल का अधिकांश भाग भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है, जो कि हम लोग बोलते हैं कि नीचे में नदी है, तालाब है, वही पानी जो है नीचे में रिसते रिसते जाकर वहाँ पर भौम जल यानी तालाब के रूप में परिवर्तन होता रहता है। कुओं का भरण जो है भौम जल से होता है, यानी कुआँ जो बनता है इसी भौम जल से उसमें पानी आता है। इस प्रकार झील में भी कुछ स्रोत भौम जल का रहता है। फिर हैंडपंप जो हम चापाकल हैंडपंप नलकूप से जो खींचा गया जल होता है, यह भी इसी भौम जल का होता है। लेकिन आवश्यकता से अधिक अगर हम गहरी खुदाई करके आवश्यकता से अधिक जल निकाल लेते हैं, तो क्या होता है भौम जल जो होता है लिमिटेड होता है, सीमित होता है, यानी कि अनलिमिटेड नहीं होता है। नदी या समुद्र से इसका कनेक्शन नहीं होता है। इसका कनेक्शन तो ऊपर से जितना जल रिस कर नीचे जाता है वही होता है, इसलिए इसका सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पर पहेली को एक चिंता सताया कि कहीं-कहीं जो है ज़मीन में कंक्रीट बिछाया है, जहाँ सीमेंटेड है, वहाँ पर क्या होता रहता है? वहाँ पर क्या होता है भौमजल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है, वहाँ पर भौमजल कम होती है क्योंकि यहाँ पर सीमेंटेड एरिया है। सीमेंट जल अधिकतर लगभग शहर में रहता है सीमेंटेड एरिया या फिर नगर पालिका में, तो सीमेंटेड एरिया में ये जल जो है नीचे नहीं जा पाता, ये सीधा नाला के द्वारा तालाब में चला जाता है या फिर नदी में चला जाता है। तो वहाँ पर उस जगह पर क्योंकि ये तो पानी फिर दूसरी जगह पर जाकर जमा हो रहा है, स्टोर हो रहा है, तो उस जगह पर जो है जल की मात्रा कम मिलती है, भौम जल कम मिलता है। अब हम जानते हैं कि भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागर में वापस चला जाता है। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है और बाद में वर्षा ओलों और हिम के रूप में वापस लौटता है। देखिए यहाँ पर तालाब था, यहाँ से बाष्पोत्सर्जन हुआ, फिर यहाँ पर बारिश बना, बारिश यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ पर बारिश के रूप में और या फिर ओलों के रूप में कह सकते हैं, बर्फ के रूप में फिर नीचे गिरा, फिर यह धीरे धीरे ये रिस कर फिर महासागर में गया, फिर यहाँ से बादल बना, इस तरह से वापस महासागर में लौट जाता है और जल के इस प्रकार के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। यह जो है निरंतर प्रक्रिया यानी कि हमेशा चलते रहता है और भूमि पर यानी धरती पर जल की आपूर्ति इसी तरह से होती है और आपूर्ति बनाए रखता है यह। अब बोल रहा है कि यदि भारी बारिश हो तो क्या होगा? देखिए वर्षा का समय जो होता है, जो टाइम होता है, वह हर जगह पर अलग-अलग होता है। हमारे देश में अधिकतर जो जगह है जहाँ मानसून में बारिश होता है, कहीं-कहीं गर्मी के दिन में बारिश होती है तो वहाँ पर गर्मी से राहत मिलता है। कहीं कहीं जो है बहुत सी फसल जो होता है वो मानसून के आने पर भी निर्भर करता है। नहीं मानसून आया जैसे धान की खेती लगभग नॉर्थ इंडिया में होती है। तो उसमें जब तक मानसून नहीं आता है तो धान की खेती अच्छी तरह से नहीं होती है। तो वर्षा जो है
इसके साथ-साथ ये बहुत सारी समस्या भी उत्पन्न कर देता है। जैसे अगर ज़्यादा भारी बारिश हो गया, इससे क्या होगा तालाब और झील का पानी का लेवल बढ़ जाएगा। ऐसा होने से क्या होगा बहुत सारा जल क्षेत्र जो है जलमग्न हो जाएँगे और इसमें जल भर जाएँगे। जैसे खेत को भी, जंगल को, गाँव को सब कुछ जलमग्न भी कर सकता है। इसके साथ-साथ बहुत सारी हानि भी होती है जैसे पशु की हानि, जन-धन की हानि, यानी जो घर का जो धन-दौलत है वहाँ भी वो बह गया, आदमी भी किसी का डेथ हो जाता है, बहुत सारे लोग। अब एक स्थिति तो वह होगी कि ज़्यादा वर्षा, एक स्थिति है कि काफ़ी समय तक वर्षा ही नहीं हो, तब क्या होगा दोस्तों? अब इससे क्या होगा बाष्पोत्सर्जन और बाष्पन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है, यानी कि हमें नहीं दिखती है लेकिन यह जो है हमेशा मिट्टी में जो नमी रहता है, हमेशा ये नमी सूखते रहती है, हमेशा बाष्पोत्सर्जन द्वारा ऊपर जाते रहता है। इसलिए क्या होता है मृदा सूख जाती है और उस क्षेत्र के तालाब और कुओं में भी जल का लेवल नीचे हो जाता है या कुछ तो सूख भी जाते हैं। इससे क्या होता है भौम जल की भी कमी हो जाती है और इससे सूखा पड़ सकता है। और जब सूखा पड़ गया तो फसल नहीं हुआ तो फिर खाद्यान्न और चारा का भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं? देखिए पृथ्वी पर जो उपलब्ध जल का केवल एक छोटा-सा भाग ही पौधों, जंतु और मनुष्य के रूप में प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश जल जो क्या होता है सीधे महासागर में चला जाता है और सीधे उपयोग में नहीं ला सकते क्योंकि महासागर वाला जल जो होता है वह लगभग लवणीय जल होता है। तो आप उसको उपयोग नहीं कर सकते ना पीने में, ना तो खेती में, ना तो जानवरों के लिए। तो पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा जो है समान रहती है। क्यों? क्योंकि वो जल चक्र के कारण हमेशा जो है वो भौम जल स्तर में गया, फिर वो ऊपर निकला, फिर वो नदी में गया। और इसलिए क्या होता है कि कुछ ही वर्षा का यानी कि जल की कुछ ही मात्रा जो है हम लोग को उपलब्ध हो पाती है, बाकी सभी समुद्र में रहती है जो कि जिसका उपयोग हम लोग प्रतिदिन नहीं कर सकते। जल की माँग हमेशा बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ रहा है, उसके साथ-साथ में जल का प्रयोग करने वाले की संख्या भी बढ़ रहा है। तो जल का जो कमी होना यह एक आम बात हो गया है। तो यह जो कमी बहुत सारे संसार में बहुत सारे भागों में है, कई-कई देश में तो बहुत ही पानी की समस्या विकराल रूप हो गई है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, यानी कि हम सावधानी बरतें जिससे कि जल व्यर्थ न हो। आप देखे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे लोग जो है नल का जल प्राप्त करने के लिए कतार लगाए हुए रहते हैं। अब वर्षा का जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं? अब संरक्षण संग्रहण के बारे में है। तो वर्षा के जल को एकत्र करना, उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना भी एक जल की उपलब्धता में एक वृद्धि करने का एक उपाय है। यानी अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि वर्षा का जल संग्रहण कैसे करते हैं। अब यह जो उपाय है, वर्षा का भंडारण और संग्रहण यह क्या कहलाता है? वर्षा जल का संग्रहण कहलाता है। यानी कि वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहाँ कहीं गिरे वहीं एकत्र कीजिए। अब यहाँ पर संग्रहण करने के लिए 2 तरह का तरीके उपयोग में लाए जा सकते हैं। अब क्या छत के ऊपर वर्षा का संग्रहण किया जा सकता है? ये देखिए छत पर से यहाँ पर वर्षा गिर रही है और इसको पाइप के द्वारा दूसरे किसी गड्ढे में लेके आया जा रहा है। इससे क्या हो भौम जल स्तर की में वृद्धि होगी या फिर नीचे ज़मीन में भौम जल स्तर को बढ़ाता है। दूसरा है सड़क के किनारे जो नली बनी रहती है उसमें जो वर्षा का जल सीधे भूमि में पहुँचना चाहिए, यानी कि उसको फिर कहीं गड्ढा खोद के उसको डायरेक्ट धरती के अंदर ही समाहित कर दिया जा सकता है, ताकि भौम जल स्तर में बढ़े और हमारा हैंडपंप जो है वह सूखे नहीं, हैंडपंप बेकार नहीं हुए। अब कुछ शब्द जो है हम लोगों ने ये सब तो सीख लिया, सूखा, बाष्पन, संघनन, बाढ़, ओला, महासागर, वर्षा जल, हिम, यह सब। तो इसका समरी है, जल जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जलवाष्प मिलती रहती है, यानी हमेशा उड़ती रहती है। हमने देखा कि जलवाष्प वायु में संघनित होकर छोटी-छोटी बूंद जल की बूंद बनाती है, जो बादल जैसे दिखाई देते हैं। ये बहुत सी छोटी बूंद जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम या ओले के रूप में गिरते हैं। फिर वर्षा, ओले और हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं और मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति करते हैं। ये जो वर्षा जो है यहाँ पर फिर नदी झील में आता है वर्षा का पानी। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच के जल के चक्रण को जल चक्रण कहते हैं। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है जबकि लंबे समय तक वर्षा नहीं होने से सुखाड़ पड़ता है। पृथ्वी पर जो उपयोग करने वाला जल है उसकी मात्रा सीमित है, इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि उसको विवेकपूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता है। फिर इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।
जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को वाष्पीकरण कहते हैं और वाष्पीकरण को जब जल में परिवर्तित करते हैं तो उसको संघनन कहते हैं, यानी कि इसका उल्टा है। वाष्पीकरण इधर से हो गया, नीचे से ऊपर चला गया, फिर संघनन होने के बाद फिर ऊपर से नीचे बूंद टपक रही है। एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा नहीं होने से उस क्षेत्र में सूखा लाता है। अत्यधिक वर्षा से फिर बाढ़ आ जाता है। देखिए कौन सा कथन सही गलत। मतलब यह जो स्टेटमेंट है वाष्पन से संबंधित है कि संघनन से, यह जो समझने के लिए दिया गया। ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंद कर दिख रहा है तो उसको संघनन कहा जाएगा। गीले वस्त्रों पर इस्त्री करने पर भाप ऊपर उठता है तो उसको वाष्पन कहा जाता है। सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना संघनन के कारण होता है। गीले कपड़ों से पोंछने के बाद श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड कुछ समय बाद सूख जाता है, यह वाष्पन का उदाहरण है। गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना यह वाष्पन का उदाहरण है। फिर कौन से सत्य असत्य है? मैं थोड़ा स्पीडली लेके चलूंगा क्योंकि आपका भी टाइम ना वेस्ट हो और हमारा भी नहीं हो। वायु में जलवाष्प केवल मानसून के समय में उपस्थित होती है। गलत, ये हमेशा उपलब्ध होती है। ठीक है। कि जल महासागरों, नदियों तथा झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलता है परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होता, ये भी गलत है। भूमि से हमेशा वाष्पित होते रहता है। जल के जलवाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है, सही है। जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में ही होता है, गलत। जब गर्म वायु रहती है तो दूसरे जगह में भी वो गर्म करती है जिससे कि वाष्पन होता है। वायु की बाहरी परतों में जहाँ यह और अधिक ठंडी होती है, जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जलकणिकाएं बनाती है, सही बात है। मान लीजिए कि आपका यूनिफॉर्म जो है वर्षा के दिन में आप सुखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप हीटर के पास रखेंगे तो इससे क्या उसको हेल्प मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्योंकि गर्म होकर उसका पानी फिर वाष्पित होगा जिससे कि सूख जाएगा आपका यूनिफॉर्म। फिर एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और उसको मेज पर रखिए। कुछ देर के बाद में क्या होगा? चारों तरफ जल की बूंद दिखेगी, जिसको क्या, इसका क्या उदाहरण है? संघनन के कारण होता है। अब चश्मे के लेंस को साफ करने के लोग फूंक मारते हैं तो लेंस भीग जाते हैं। लेंस क्यों भीग जाते हैं? क्योंकि हम लोग जब फूंक मारते हैं तो हमारे जो फूंक में वाष्प वाष्प होता है जो कि चिपक कर फिर उसमें संघनित होने लगता है, इसलिए वह भीग जाते हैं। बादल कैसे बनते हैं? तो जल पहले हुआ, वहाँ वाष्प बना, वाष्प में फिर ऊपर चढ़ा, ऊपर से ठंडा टेम्परेचर में मिलकर संघनित होकर फिर बूंद बनाया जो कि फिर बादल बन गया। सूखा कब पड़ता है? जब वर्षा नहीं हो, वाष्पन से भूमि सूख जाती है। अब कुछ एक्टिविटी कीजिए जिससे कि आप जल बचा सकते हैं। फिर समाचार पत्र में जो बाढ़ सुखाड़ आया है उसको भी आप एनालिसिस कीजिए, कब आया है उसके उसके ऊपर, और उसके कारण जिन मनुष्यों ने जिन समस्याओं का सामना किया है उसको लिखना है। जल बचत पर पोस्टर बनाना है और जल की बचत विषय पर अपने स्वयं के नारे लिखिए। अगर जो है आप आईएएस बनना चाहते हैं, कोई पीसीएस निकालना चाहते हैं तो उनके लिए यह एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो हमारे चारों ओर की वायु, हमने सीखा कि लोग जीवों को वायु की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या कभी आपने हवा को देखा है? वायु मतलब हवा को देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन उसको ज़रूर कई तरीकों से अनुभव किया होगा। यह अनुभव कहाँ से आता है? यह अनुभव आता है जब पेड़ की पत्तियाँ खड़खड़ाती है, जब सूखने वाले तार पर जो कपड़े लटकते हैं वह जो है धीरे-धीरे हिलते हैं, तब जो है अनुभव ये सब आता है। जैसे पतंग उड़ता है तब पता चलता है कि हवा है, जब फिरकी चलती है, जब ये घूमने लगती है तब पता चलता है कि हवा है। अब देखिए क्या हवा हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? इसको पता लगाने के लिए एक एक्टिविटी किया जाता है जिसमें कि है बोतल है। खाली बोतल को इसमें पानी में डालकर जब इसको टेढ़ा करते हैं, तिरछा करते हैं तो इसमें से कुछ बुलबुला निकलने लगता है। तब पता चलता है कि यहाँ पर हमारा जो वायु है वह स्थान भी घेरती है या बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। इसलिए क्या है, हमारे चारों ओर पता चलता है कि वायु उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता है, इसलिए हम आर पार देख सकते हैं और यह पारदर्शी होता है। तो हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है, जिसको क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। और देखिए पर्वतरोही भी अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं। अब यहाँ सवाल है कि वायु किससे बनी है? पहले लोग सोचते थे कि वायु एक पदार्थ है, लेकिन अब ऐसा सिद्ध हो गया है कि वायु एक पदार्थ नहीं है, वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। अब मिश्रण क्यों है? देखिए एक एक अवयव का पता लगाते हैं हम लोग। तो देखिए जल वाष्प, आपने पहले भी पढ़ा था कि वायु में जल वाष्प की कुछ विद्यमान रहती है, क्योंकि जो
ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें अगर आप पानी डालकर उसमें बर्फ़ डालते हैं और बाहर में जो है संघनित होकर जल की बूँदें मिली, तो जो है हमें पता चल गया कि वहाँ वायु में जलवाष्प होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है कि अगर आप ऑक्सीजन का पता लगाने के लिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिसमें कि एक मोमबत्ती लिया गया है, उसको पानी में रखा गया और इसके ऊपर ग्लास डाला गया है। कुछ देर के बाद क्या देखते हैं कि यह मोमबत्ती बुझ जाती है। इससे क्या होता है, मोमबत्ती का जलना तो हवा के कारण ही संभव हुआ और उसमें क्या है, जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव होता है। तो हम देखते हैं कि वायु का जो एक अवयव है, ये ऑक्सीजन है। अब वायु और इसी कारण इसके ऑक्सीजन जो है अवयव हमारे प्रयोग में लाए गए गिलास में सीमित मात्रा में, इसलिए कुछ देर के बाद वह बुझ जाता है। अब नाइट्रोजन के बारे में एक्सपेरिमेंट है। अब वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं भी होते हैं। अब वायु का एक बड़ा भाग जो कि जलने में उपयोग नहीं लाता है, उसको नाइट्रोजन कहलाता है। यह वायु का लगभग 4/5वां भाग घेरता है। यानी कि अगर देखिए यह एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि अगर मान यह बुझ गया, मान लो यहाँ इन्होंने यह मोमबत्ती थी, ये अब बुझ गया है, ग्लास इसके ऊपर रखा हुआ है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। हम क्या देखते हैं, जब ग्लास को तिरछा करते हैं, टिल्ड करते हैं, तो यहाँ पर कुछ हवा निकलती है, कुछ हवा मिलती है, बुलबुले दिखाई देंगे आपको। जैसे यहाँ पर पानी भरने लगेगी, बुलबुले निकलेंगे। इससे पता चलता है कि हमें कुछ और था जो कि जलने में सहायक नहीं है, तो वह मैक्सिमम भाग जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक एक्टिविटी है कि बंद कमरे में कोई पदार्थ जल रहा है तो शायद आपको क्या घुटन महसूस होता होगा। आप अगर खिड़की बंद कर दीजिए, दरवाज़ा बंद कर दीजिए और उसमें एक लालटेन या फिर दीपक जला दीजिए, कुछ देर के बाद घुटन महसूस होगी। तो यह जो घुटन होती है, यह कार्बन डाइऑक्साइड की जब अधिक मात्रा जब उत्पन्न होती है, अधिक मात्रा हो जाता है, तब होती है। क्योंकि कोई भी वस्तु जलता है तो जलने के कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है पेड़ पौधों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है और साथ ही जो भी मानव है या फिर जंतु हैं, सब अपनी श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर फेंकते हैं और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अब देखिए धूल तथा धुआं। अब यह कैसे पता लगाएंगे कि हवा में धूल और धुआं है? इसको क्या होता है कि ईंधन और पदार्थ जलने से धुआं उत्पन्न होता है। अब धुएं में कुछ गैस एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो कि बहुत ही हानिकारक होते हैं। इस कारण जो है चिमनी में जो धुआं निकलता है बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है। और इसके साथ ही साथ में वह पौधे और पक्षियों के लिए भी हानिकारक होता है। वायु में धूल के कण जो है सदैव उपस्थित रहते हैं, या जो आप हमें आराम से इसको आप पता कर सकते हैं। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट इसके लिए करते हैं, तो अगर आप दिन के समय में सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए, उसमें से कोई अगर छोटा सा छेद है या तो फिर आप थोड़ा सा दरवाज़ा खिड़की का खोलते हैं, तो जहाँ से धूप आ रही है अंदर, तो आप बाहर थोड़ा सा दूर अगर रहकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि धूल का पता चल जाएगा। देखिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, जैसे कि यहाँ पर छेद है, तो यहाँ जो सूरज की किरणें जो बाहर यहाँ तक आ रही है, तो इसे अगर आप यहाँ खड़ा होकर देखते हैं, तो यहाँ आपको कुछ न कुछ बूंदे जो है धूल की दिखाई दे देगी। दूसरा है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वायु में जो कुछ गैस होता है, जलवाष्प होता है तथा धूल के कण भी होती है विद्यमान। और वायु में मुख्यतः क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इससे भी कम मात्रा में अन्य गैस, कुछ और गैसें होती है जो कि बहुत ही कम मात्रा में होती है। इसकी संरचना कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी भिन्न भी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया नाइट्रोजन मैक्सिमम है, फिर ऑक्सीजन है, फिर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मात्रा। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर ही वायु का 99% यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलाकर ही 99% मिला जाती है। 1% जो रहता है कोई अन्य गैसें हो गया, जलवाष्प हो गया, धूल हो गया। अब देखिए पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीव और पौधे को ऑक्सीजन कैसे मिलती है? इसके लिए एक एक्टिविटी किया गया जिसमें कि क्या है कि एक बर्तन में पानी डालकर इसको गर्म किया गया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ कुछ वायु के बुलबुले जो हैं आपको दिखाई देंगे। इससे पता चला कि जल जो है पानी में घुला रहता है। अब ये बुलबुले पानी में घुली वायु के कारण ही बनते हैं। अगर आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु जो है बुलबुले के रूप में बाहर आती है। अब जो जीव पानी में रहते हैं वह किस तरह से श्वसन करते हैं और किस तरह से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा था।
अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी किया जा रहा है कि मिट्टी में वायु होती है क्या, उसके लिए मिट्टी के जीव जो होता है वो क्या मांद बनाते हैं, गहरी मिट्टी में मांद बनाते हैं, फिर छेद बनाते हैं, तो उसी छिद्रों के द्वारा वायु अंदर और बाहर जाने के लिए जगह भी उपलब्ध हो जाती है, हवा भी चली जाती है। लेकिन जब बारिश वही होता है तो पानी सब जगह भर जाता है, जैसे चूहे और आप जो बिल वाले जंतु हैं फिर वह बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि सांस लेने के लिए फिर उनको बाहर आना पड़ता है। यही कारण है कि केंचुआ क्या होता है, केवल भारी वर्षा के समय ही ज़मीन से बाहर निकल आते हैं। क्योंकि केंचुआ को भी सांस लेना है तो वह क्या होता है, केंचुआ लगभग ज़मीन के अंदर ही रहता है। वो बाहर कब निकलता है? बारिश में, क्योंकि जब उनके जो बिल जो रहता है वो सब पानी से भर जाता है तो उसको मजबूरन बाहर आना पड़ता है। अब वायुमंडल ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है? देखिए, वायुमंडल में के प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है? इस प्रक्रिया में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, साथ में क्या ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीजन की थोड़ी मात्रा उपयोग भी करते हैं और मैक्सिमम उपयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। देखिए, है ना, पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु जो उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यहाँ देखिए, यह वास्तविकता है कि जंतु पौधे के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधे एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे के निर्भर है। अब ये कैसे निर्भर है? पौधे क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जंतु क्या छोड़ते हैं? पौधे छोड़ते हैं ऑक्सीजन और लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जंतु क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए दोनों का अस्तित्व बना रहता है। अब इससे हमको पता चलता है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु जो है एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अब यहाँ इस तरह से यह चैप्टर खत्म होता है। इसमें हम लोगों ने यह जो शब्द है ये जाना, वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु की संरचना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धुआं और पवन चक्की। अब समरी देखते हैं। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं, ये हमने जाना। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। फिर वायु जगह घेरती है, अभी एक्सपेरिमेंट किया हमने। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है, यह भी एक्सपेरिमेंट किया हमने। क्योंकि जो वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है, इसमें कुछ धूल कण भी हो सकते हैं, यह भी एक एक्सपेरिमेंट किया हमने। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक होती है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए वायुमंडल कहलाती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का प्रयोग करते हैं। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब प्रैक्टिस सेट सोल्व करते हैं। वायु का संगठक क्या है हमने जाना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। वायु की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है, तो ऑक्सीजन है। अब कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु जलन में श्वसन सहायक होती है, तो मोमबत्ती ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली हुई है? वायु जल में घुली होती है। कैसे पता चलेंगे? जब पानी गर्म करेंगे तो बुलबुला दिखाई देता है। रुई का ढेर जल में सिकुड़ क्यों जाता है? क्योंकि उसके वायु प्रकोष्ठ में जल भर जाती है, तो वह एक दूसरे से सिकुड़कर छोटा हो जाता है। पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत वायुमंडल कहलाती है। हरे पौधे को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। ये आप बना सकते हैं। आग का जलना, सांस लेना, हवाई जहाज, पक्षी, पवन चक्की, ये सब वायु के कारण ही हम पक्षी उड़ते हैं, पवन चक्की चलती है, जहाज चलता है। वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं? जैसे पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और यही जंतु क्या करते हैं, ऑक्सीजन यह लेंगे, ठीक है। और जंतु क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और यह जो है फिर पेड़ ग्रहण करते हैं। इस तरह से हमने चैप्टर 15 खत्म कर दिया है। अब यहाँ 16 में थोड़ा सा कचरा संग्रहण एवं निपटान के बारे में है। ये लगभग थोड़ा सा जागरूकता के बारे में है कि हमारे घर में, विद्यालय में, कार्यालय में बहुत सारे कूड़ा करकट जो होता है बाहर फेंकते हैं। कुछ खाने वाले रहते हैं, कुछ जो है खाने वाले नहीं रहते हैं। जैसे कि कुछ सूखा कचरा होता है, प्लास्टिक, कागज़, इस तरह का कचरा होता है। अब कचरे का निपटान कहाँ होता है? देखिए, सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रक द्वारा निचले खुले क्षेत्र में जहाँ की गड्ढे होते हैं वहाँ लेकर जाते हैं। इन खुले क्षेत्र में
कचरा डालते हैं, इसको बोलते हैं भराव क्षेत्र। और कुछ इसमें से कचरा को पुनर्चक्रण किया जाता है, क्योंकि जो उपयोग में लाने वाले वस्तुएं रहते हैं वह सब ये सब चुनकर छाँट कर निकाल देते हैं। ठीक है, फिर उसको ऊपर उसको गड्ढे करके इसको फिलिंग किया जाता है कचरा को। और जब इस पर क्या किया जाता है, फिर इस पर पार्क या फिर प्लेग्राउंड बना दिया जाता है। फिर 20 वर्षों तक उसके ऊपर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। और कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र भी विकसित किए जाते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ कचरा जो होता है उससे कंपोस्ट भी बनाया जाता है। ठीक है, कंपोस्ट खाद भी बनाया जाता है। अब क्या है ये, कचरे की कुछ चीज़ें विलगित होती, विलगित मतलब क्या, गल जाती है, जिससे खाद बनती है। अब कुछ जिसका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहा जाता है, यानी कंपोस्ट बनाया जाता है जो गलाकर, कचरे को गलाकर, जैसे खाने वाले घर के पदार्थ है वह गलता है, इसलिए उससे कंपोस्ट बनाया जाता है। अब कुछ है कि बर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है। केचुआ जो होता है किसान का मित्र होता है, तो उसके द्वारा हम लोग उसके बर्मी कंपोस्ट बनाया जा सकते हैं। तो लाल केचुआ कंपोस्टिंग में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। लाल केचुआ की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को बर्मी कंपोस्टिंग या फिर कृत्रिम कंपोस्टिंग कहा जाता है। इसमें करते क्या है, इसमें क्या है, एक गड्ढा बनाया जाता है, उसमें से कुछ जो गलने वाले पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो कि बेकार पदार्थ हैं, उसको छोड़ दिया जाता है। उसमें साथ में केचुआ छोड़ दिया जाता है। यह केचुआ क्या करता है, एक तरह से वो कचरा को खाता है और दूसरी तरह से ये अपशिष्ट पदार्थ छोड़ता है मिट्टी की तरह से, जिससे कि कुछ दिन के बाद में हर 1 महीने 2 महीने में यह जो है खाद में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग जो है आप पौधे में कर सकते हैं। देखिए, लाल केचुआ के लिए कुछ ये आहार होता है, खाने पीने वाले पदार्थ होते हैं। ठीक है, उसको आप इस तरह से, ये यहाँ पर बर्मी कंपोस्ट का एक उदाहरण है। ये बर्मी कंपोस्ट को इस तरह के निकाल निकाल के फिर इसको उपयोग किया जाता है। एक इसमें इम्पोर्टेंट लाइन है, प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, ये गलता नहीं है, इसको जलाने के बाद भी इसमें हानिकारक गैसें निकलती है। और साथ ही साथ में जो वेस्ट बनता है वो भी आप उसको अभी निस्तारण नहीं हो पाता, क्योंकि वो फिर ख़त्म नहीं होता है। और हमारे जीवन में प्लास्टिक की बहुत सारे चीज़ें बनती है, खिलौने, जूते, पेन, टेलीविज़न, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, यानी कि बहुत सारे। और हम लोग जाने अनजाने में प्लास्टिक का उपयोग करते ही रहते हैं, लेकिन इसका दुष्प्रभाव बहुत ही हानिकारक होता है। हम लोग अपना उत्तरदायित्व को समझ नहीं पा रहे हैं। हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करते हैं, मार्केट जाते हैं तब करते हैं, या फिर क्या होता है हम फेंक देते हैं। यह क्या होता है, फिर यह नालियों के द्वारा खेत में पहुंचता है, नदी में पहुंचता है, जो कि यह बहुत ही हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि नदी में पहुंचकर वह जो है बड़े-बड़े मछलियों के पेट में चला जाता है, जो कि फिर बाद में वह उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ में उसके अंदर कुछ कचरा भी रह जाता है, जो कि बहुत ही आपको नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, इसका पुनः चक्रण का प्रयास करना चाहिए, जहाँ तक हो सके कम ही उसका उपयोग प्लास्टिक का करना चाहिए। और मार्केट में जाने के समय हम अगर थैला में ही ले लें सामान और हम लोग प्लास्टिक को मना करें, तो यह कुछ हद तक समस्या का सुलझान होगा। ठीक है, अब प्लास्टिक का बहुत सारे बड़े-बड़े कंपनियां इसको रिसाइक्लिंग भी कर रही है, लेकिन फिर भी यथास्थिति वही है, क्योंकि यूज करने वाले बहुत हैं और रिसाइक्लिंग करने वाले अभी कुछ ही कंपनियों के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अब देखिए, प्लास्टिक का अति उपयोग को न्यूनतम करने के लिए हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं? इससे कचरे निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्लास्टिक की थैलियों का कम उपयोग करें, खरीदारी के लिए घर से थैला लेकर जाएँ। ठीक है, खाद्य पदार्थों के लिए थैलियाँ का उपयोग नहीं करें, प्लास्टिक इधर-उधर नहीं फेंकें, जलाएँ नहीं, कचरा को प्लास्टिक में कभी नहीं भरना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग अ, कर जो है रसोई का जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उससे हो सकता है। हम कागज़ को पुनः चक्रण कर सकते हैं। कागज़ का जो भी बेकार कॉपी है, जो भी बेकार रजिस्टर है, उसको हम लोग व्यर्थ नहीं फेंकें, उसको कुछ ना कुछ रफ़ करके उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही अपने परिवार को, मित्रों एवं अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट के निपटान के लिए उचित आचरण का पालन करने के लिए प्रेरित भी करें। इसमें हमने जाना कि अपशिष्ट, कचरा, भराव क्षेत्र, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और पुनःचक्रण। यह देखिए, भरा हुआ क्षेत्र है जहाँ शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके पाटा जाता है
बाद में इस क्षेत्र पर पार्क बना देते हैं। फिर दूसरा है रसोई घर के जो अवशिष्ट होते हैं, जो बेकार पदार्थ हैं और साथ ही साथ ये पौधों और जंतुओं के जो अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। रसोई घर के कचरे को कृत्रिम या लाल केंचुओं के द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। कागज़ का पुनः चक्रण संभव है, इससे जो उपयोगी वस्तुएं भी बनाई जा सकती है, तो आप इसका ज़रूर उपयोग करें। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है और हमें कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हमें चारों ओर कचरे की मात्रा जो है बढ़ रही है, जिससे निपटने का उपाय खोजना चाहिए। अब क्या है, लाल केंचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं कर, जो भी प्लास्टिक है, जो नहीं गलने वाले चीज़ें उसको नहीं कर पाएंगे। क्या आपने कंपोस्ट गड्ढों में लाल केंचुए के अतिरिक्त किसी अन्य जीव को भी देखा है? यदि हाँ, तो उसके नाम जानने का प्रयास कीजिए। यानी कि अगर आप वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो केंचुआ के साथ साथ में बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं, उसका नाम जो है लिखने के लिए बोल रहा है। अब चर्चा कीजिए, क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का उत्तरदायित्व है? नहीं, यह जो है व्यक्ति का भी है, जनता का भी है, नागरिक का भी उसी तरह का उत्तरदायित्व है। साथ ही कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है। हाँ, कर सकते हैं। घर में बचे हुए भोजन को आप क्या करते हैं, या आपको लिखना है। फिर जो है आप जब पार्टी में जा रहे हैं, आपको प्लास्टिक की प्लेट या फिर केले के पत्ते में खाने का जो विकल्प दिया जाए मान लीजिए, तो आप किसको चुनेंगे और फिर क्यों चुनेंगे? अब कुछ एक्सपेरिमेंट है, जैसे कागज़ के टुकड़े एकत्र कीजिए, पता कीजिए कि इसमें से कौन-सा रिसाइकिल किया जा सकता है। इस तरह से हमारा यह 16 चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ पर एक जानकारी का चीज़ है कि अगर देखिए दिल्ली में बहुत सारा प्रदूषण है, उसमें क्या है, शरद ऋतु में ढेर सारी पत्तियाँ जलाई जाती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण हो रहा है, ठीक है? तो जो पराली है यानी कि धान का, गेहूँ का जो बिचड़ा होता है, तो उससे क्या, उससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं और उससे क्या रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में हम लोग कमी ला सकते हैं। जब शुद्ध वायु चाहिए तो पत्तियों को जलाने से क्या होता है, विषैली गैस भर जाते हैं, जिसको मना करना चाहिए, मतलब पत्तियों को जलाने के लिए। और अगर आप पत्तियों को जलाते हुए देखते हैं तो आप नगर पालिका में शिकायत कर सकते हैं या फिर समाचार पत्र वालों को यह खबर दे सकते हैं। इसके साथ ही यह क्लास 6 का जो साइंस है वो ख़त्म होता है। मिलेंगे हम फिर क्लास 7 का साइंस लेकर। अभी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट 7th क्लास का एनसीईआरटी में।